नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। तो आज हम लोग क्लास 10 का साइंस का टॉप 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने की बहुत अधिक संभावना है। यानी यह आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का मिक्स क्वेश्चन है, जो कि 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार जरूर आएगा। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा हम आपको लास्ट में बता देंगे, और इसका पीडीएफ भी आप लोग ले लीजिएगा। और जो बच्चे लाइक नहीं किए वीडियो को, आप लोग लाइक कर लेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और बाबू इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और 30 में ले आप लोग कितना क्वेश्चन आखिर सही बनाए हैं, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। देखते हैं कौन बच्चे हैं जो कि 30 में 29 सही करके दिखाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। देखिए ये बाबू कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है और यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ऑप्शन ए का लीवर है, ऑप्शन बी अग्नाशय है, ऑप्शन सी अंडाशय की, ऑप्शन डी एंड्रलिन। तो याद रखिएगा मनुष्य की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह लीवर है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा और इसको हमेशा याद कर लीजिएगा जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है। दूसरा का आंसर दीजिए कि ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है। तो जो ग्वाइटर अथवा घेंगा होता है किसके कमी से पनपता है? यह भी टॉप वीवीआई क्वेश्चन है। करेक्ट, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, कि मोटापा से? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर अपना जरूर देंगे। तो ग्वाइटर अथवा घेंगा किसके कमी से पनपता है? तो दूसरा का याद रखेंगे आयोडीन की कमी से। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न का आंसर दीजिए। करेक्ट, थायरोक्सिन का स्त्राव कहाँ होता है? थायरोक्सिन का जो स्त्राव होता है बाबू कहाँ होता है? करेक्ट, थायराइड में होता है, यकृत में होता है, ब्रीक में होता है, कि वृषण में होता है? तो याद रखिए थायरोक्सिन का जो स्त्राव होता है कहाँ होगा? तो थायराइड में होगा। थायरोक्सिन का स्त्राव थायराइड में होगा। ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उससे पहले ध्यान देंगे बाबू, अगर जो बच्चे न्यू स्टूडेंट होंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपको 10 क्लास का ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ और वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इस पर आपको मिल जाएगा। और पीडीएफ के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपका लिंक मिल जाएगा। और बाबू आप लोग लाइक कर देंगे, एक बार सारे बच्चे मिलकर लाइक करेंगे। चौथा का आंसर दीजिए। कर मानव में डायलिसिस थैली है। देखिए यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मानव में जो डायलिसिस थैली है कौन है? कर नेफ्रॉन है, ऑप्शन बी न्यूरॉन है, ऑप्शन सी माइट्रोकांडिया है, कि इनमें से कोई नहीं है? तो यह बाबू मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। और जो बच्चे ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो के बाबू ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो इस नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो याद रखिएगा मानव में डायलिसिस थैली कौन है? तो नेफ्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा प्रश्न। कर भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जो भोजन का पाचन है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो पांचवा का आंसर क्या हो जाएगा? तो उपचयन अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, छठवां प्रश्न का आंसर दीजिए कि एंड्रेलिन हार्मोन स्रावित होता है। तो जो एंड्रेलिन हार्मोन होता है ना, वो किससे स्रावित होता है? कह रहे एब्सिसिक अम्ल से, पीयूष ग्रंथि से, हाइपोथैलेमस ग्रंथि से, कि अधिवृक्क से? तो 6 का आंसर हो जाएगा अधिवृक्क से स्रावित होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सातवां प्रश्न। कर निम्न से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? तो कौन सा अंग है जो कि संवेदी ग्राही नहीं है? तो कान बाबू आपका हो जाएगा, आँख भी हो जाएगा, नाक भी हो जाएगा, लेकिन जो आपका दिमाग है वह संवेदी ग्राही अंग नहीं है। ऑप्शन डी को ध्यान रखेंगे और इस सारे क्वेश्चन को याद कर लेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस बार आपके क्वेश्चन यानी एग्जाम में जरूर आएगा। तो चलिए आठवां का आंसर दीजिए कि मेरुरज्जु निकलता है। तो जो मेरुरज्जु है किससे निकलता है? करे प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, पॉन्स से, मेडुला से? तो मेरुरज्जु याद रखिएगा किससे निकलता है? तो 8 के आंसर हो जाएगा मेडुला से निकलता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा और यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 9 के आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन,
कि साइटोकाइनिन? तो याद रखिए साइटोकाइनिन जो है वह पादप हार्मोन हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। लेकिन इंसुलिन, थायरोक्सिन और एस्ट्रोजन ये मानव हार्मोन है, ध्यान रखेंगे। चलिए 10 का आंसर दीजिए, फटाफट 10 का लगाइए कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? यह बाबू मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो दो तंत्रिका तंत्र के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? कह रहे दूमिका कहा जाता है, सिनेटिव दरार या सिनेप्स कहा जाता है, एक्सन कहा जाता है कि आवेग कहा जाता है? तो याद रखिए सिनेटिक्स दरार या सिनेप्स कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 11 का आंसर दीजिए। करे प्रकाश गमन करता है? यह बाबू वीवीआई क्वेश्चन है और कई बार बता चुके हैं आप लोगों को। तो प्रकाश गमन करता है करे सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, कि इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिए प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे और आप लोग कमेंट में बताएंगे कि आपको बाबू कौन से सब्जेक्ट पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए। आप लोग अपना कमेंट लिख देंगे, उस पर हम आपको वीडियो बना देंगे और जो टॉपिक आपको डाउट लग रहा होगा उस टॉपिक का नाम भी लिख सकते हैं। और 12 का आंसर दीजिए कि उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो एक उत्तल दर्पण को वस्तु के सामने रखा गया तो जिसका प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? करेक्ट काल्पनिक होगी, वास्तविक होगी कि वास्तविक या काल्पनिक होगी? तो 12 के आंसर याद रखेंगे काल्पनिक होगी बाबू। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। कैसी होगी? तो काल्पनिक होगी। ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 प्रश्न, फटाफट 13 के आंसर दीजिए कि इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? देखिए वीवीआई क्वेश्चन है, आपसे दर्पण का सूत्र एग्जाम में जरूर पूछेगा। करेक्ट कौन हो जाएगा दर्पण का सूत्र? तो याद रखिए बाबू 13 का आंसर हो जाएगा 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 प्रश्न, करेक्ट कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? क्या आंसर हो जाएगा? करें अवतल लेंस को, उत्तल लेंस को, कि अवतल एवं उत्तल दोनों लेंस को? तो फटाफट आंसर दीजिए क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट लगाएंगे तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे। और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। 15 का आंसर दीजिए कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। तो दर्पण के सामने किसी भी दूरी का स्थिति वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो याद रखिएगा वो दर्पण कौन है? या तो समतल दर्पण है या उत्तल दर्पण हो जाएगा। यही दो दर्पण है। ऑप्शन डी को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 15 क्वेश्चन कर लिए और मात्र 15 और टॉप वीवीआई क्वेश्चन है तो इसको भी आप लोग लगा लेंगे। तो चलिए 16 का आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? करेक्ट कांच में, पानी में, लोहा में कि निर्वात में? तो याद रखिए निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वह सबसे अधिक होती है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और आप कमेंट में जरूर लिखिएगा बाबू, आपका हम कमेंट देते हैं, कमेंट का रिप्लाई जरूर देते हैं। 17 के आंसर दीजिए कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु का कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो अवतल दर्पण में पूछ रहा है तो कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब जो है उल्टा बनेगा, वास्तविक और समान बनेगा? तो याद रखिए कहाँ रखना चाहिए? तो वक्रता केंद्र पर रखना चाहिए। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 प्रश्न कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण से जो बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? तो सीधा एवं हासित होता है, यानी सीधा एवं हासित होता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा और इसको याद कर लेंगे बाबू, इसको छोड़िएगा नहीं। 19 का आंसर दीजिए कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस में 20 सेंटीमीटर है तो यह गोलीय दर्पण कैसा है? तो आपको बताए हैं अगर प्लस में दिया रहेगा तो आप लोग आंख मूंद कर लगाइएगा उत्तल दर्पण, और माइनस में दिया रहेगा तो अवतल। तो याद रखिएगा प्लस में दिया है तो 19 का हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 20 का आंसर दीजिए कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तो जो तालाब का जल होता है ना बाबू वह कम गहरा दिखाई देने का इसका मुख्य कारण क्या होता है? करें प्रकाश का परावर्तन, कि ऑप्शन बी वितरण,
कि अपवर्तन के कारण कि घूर्णन के कारण? तो याद रखिएगा कम गहरा दिखाई देने का कारण है अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के कारण बाबू। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है, 21 का आंसर दीजिए कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? तो याद रखिए उस सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में अगर मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर तो उसका घोल जो होता है कैसा हो जाता है? तो 21 का याद रखेंगे पीला हो जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, पीला हो जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर 22 का आंसर दीजिए। यह क्वेश्चन भी आई है, कह रहा है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण का पीएच मान होगा। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से जो बने लवण होते हैं उसका पीएच मान, तो लवण का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, 14 होता है कि 6 होता है? तो याद रखिएगा लवण का जो पीएच मान होता है 7 होता है। ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 का आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन लवण है? तो इनमें से कौन लवण है बाबू? ऐसा क्वेश्चन एक आपके एग्जाम में हमेशा आता है। करे HCl हो जाएगा, NaOH हो जाएगा, K2SO4 हो जाएगा कि NH2OH हो जाएगा? तो लवण पूछा है तो ऑप्शन सी हो जाएगा, K2SO4 जो है वो लवण है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और बाबू आप लोग कमेंट में एक बार लिखेंगे कि आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं। एक बार सारे बच्चे ज़रा कमेंट लिख दीजिए कि, और 24 का भी आंसर लगाएंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ जिंक धातु की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ जिंक धातु की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो हम आपको बताए हैं कौन सा गैस उत्पन्न होगा। तो हमेशा बाबू हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। ऑप्शन डी को ध्यान रखेंगे। देखिए ज़्यादातर आंसर हाइड्रोजन गैस होते हैं। अगर आपको ऐसा पूछेगा तो हाइड्रोजन गैस ज़्यादातर होते हैं, इसको लगा सकते हैं। चलिए 25 का आंसर दीजिए कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। जो अम्ल होते हैं उनका पीएच मान कितना होता है? कह रहे 7 होता है, 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है कि इनमें से कोई नहीं? तो यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वह 7 से कम होता है, यानी 7 से नीचे होता है। और जो क्षारीय होते हैं वह 7 से अधिक होते हैं, और जो लवण होते हैं वह उसका पीएच 7 होता है। तो तीनों को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 का आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है? तो किस विलयन का उपयोग दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है? तो 26 का क्या हो जाएगा? CaHCO3 का होल टॉस की CaOH का होल टॉस की NaOH की Ca? तो याद रखिएगा CaOH का होल टॉस का जो उपयोग है दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, और इसको याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 27 का आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा बूझा हुआ चूना है? तो बूझा हुआ चूना कौन हो जाएगा? कह CaO कि CaOH का होल टॉस कि CaCO3 हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? 27 के आंसर लगाएंगे तो CaOH का होल टॉस जो है वो बूझा हुआ चूना होता है। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और है, फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए कि एसिट्रिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नाम है क्या है? कह रहे एथेनोइक अम्ल है, मेथोनोइक अम्ल है, प्रोपेन है कि इनमें से कोई नहीं है? तो एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नाम है 28 के याद रखेंगे, एथेनोइक अम्ल है। क्या है? तो एथेनोइक अम्ल है। ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29 के आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है? तो कौन सा आयन है जो कि लाल लिटमस को नीला कर सकता है? तो 29 का याद रखेंगे बाबू, OH, यानी OH जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। देखिए लास्ट क्वेश्चन है और सारे बच्चे कमेंट में लिखेंगे लास्ट क्वेश्चन, और कितना क्वेश्चन सही बनाए हैं बाबू आप लोग जरूर लिखिएगा। 30 के आंसर दीजिए कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः होगा। तो कोई भी विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच संभवतः कितना होगा? तो याद रखें 5 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे।
और बाबू याद रखिए आप लोग कितना क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट में लिखेंगे, और वीडियो अच्छा लग रहा होगा और ऐसे ही वीडियो चाहते हैं आप लोग और अपने 10 की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो भी आप तक पहुंच जाए, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और बाबू अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सारे बच्चे लाइक कर देंगे, यहाँ तक आए हैं। और पीडीएफ के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है ग्रुप का, ग्रुप में आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइए क्योंकि उसी में आपका पीडीएफ मिलता है। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखेंगे, और अगले क्लास में आपके कौन सा टॉपिक पर ऑब्जेक्टिव चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए ये भी आप लोग कमेंट में लिखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबू, धन्यवाद।